हाय एवरीवन। आई एम अनुभव कालिया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। सो आज हम करेंगे ये प्रॉब्लम जो कि है मोस्ट प्रॉफिट असाइनिंग वर्क। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो यू हैव एन जॉब्स, हमारे पास एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं और एम वर्कर्स हैं। यू आर गिवन थ्री एरेज, हमें तीन तीन एरेज दे दिए होंगे जिनका नाम है, एक डिफिकल्टी, एक होगा प्रॉफिट एंड वर्कर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ के देखते हैं कि डिफिकल्टी ऑफ आई एंड प्रॉफिट ऑफ आई आर द डिफिकल्टी एंड प्रॉफिट ऑफ ith जॉब। सो मतलब जैसे हमें n जॉब्स दे रखी हैं तो थर्ड जॉब का क्या होगा, डिफिकल्टी ऑफ थ्री एंड प्रॉफिट ऑफ थ्री के ऊपर क्या पड़ा होगा, इट विल बी द डिफिकल्टी ऑफ दैट जॉब एंड द प्रॉफिट एसोसिएटेड विद इट। और उसके बाद क्या कह रहा है ये कि वर्कर जे, वर्कर ऑफ जे इज द एबिलिटी ऑफ द जेथ वर्कर। तो मतलब कितनी काबिलियत है जेथ वर्कर में कि वो उस जॉब को, मतलब उसकी कैपेबिलिटी है बेसिकली, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू जॉब। और उसके बाद क्या लिखा है, दैट इज द जेथ वर्कर कैन ओनली कंप्लीट अ जॉब विद द डिफिकल्टी एट मोस्ट वर्कर ऑफ जे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड वर्कर है, उसकी कैपेबिलिटी है सेवन, तो मतलब जो जो जॉब्स की डिफिकल्टी सेवन या फिर सेवन से लेस होगी, सिर्फ और सिर्फ वही वाली वो जॉब्स कर पाएगा। और अब हमें बताना क्या है, एवरी वर्कर कैन बी असाइंड एट मोस्ट वन जॉब। तो हर एक वर्कर को या तो कोई भी जॉब मत दो या फिर मैक्सिमम एक ही जॉब दे सकते हो आप। बट वन जॉब कैन बी कंप्लीटेड मल्टीपल टाइम्स। तो मतलब जैसे एक ही जॉब है, अगर जैसे थर्ड जॉब है कोई भी, तो उसको पहला वर्कर भी आगे कर सकता है, थर्ड वर्कर भी, फिर सेवेंथ वर्कर भी। मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटीज। पहली चीज है कि कैपेबिलिटी दोनों, मतलब तीनों चारों में जितने भी करेंगे वर्कर्स, उन सब में कैपेबिलिटी हो वो सेम जॉब को करने की, तो वो एक ही जॉब को बार बार हर कोई कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, इफ थ्री वर्कर्स अटेम्प्ट द सेम जॉब दैट पेज $1। सो अगर उन तीनों में कुबत है कि वो तीनों जॉब्स कर सकें और एक बार करने पे क्या $1 मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट तीनों का कितना मिला के हो गया, तीनों का हुआ $3। इफ अ वर्कर कैन नॉट कंप्लीट एनी जॉब देन देयर प्रॉफिट इज जीरो। एज सिंपल एज दैट। और हमें बताना है क्या लास्ट में, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन अचीव आफ्टर असाइनिंग द वर्कर्स टू द जॉब्स। अब हमें अपने हिसाब से जितने भी वर्कर्स हमें प्रोवाइडेड है, हमें कुछ जॉब्स का डेटा दिया गया और दिया गया उनसे एसोसिएटेड प्रॉफिट, तो हमें अपने हिसाब से हर एक वर्कर को कहीं ना कहीं किसी जॉब पे डालना है। और एक ही जॉब पे पांच वर्कर्स को भी डाल सकते हैं या छह, जितने मर्जी डालने डाल दो। तो हमें यही बताना है कि आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार ये वाला हम टेस्ट केस ले लेते हैं और इस पे समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रही हैं चीजें। तो इनपुट, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डिफिकल्टी के नाम से एरे है अपने पास दिया हुआ, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। 2 4 6 8 एंड 10, ये हैं डिफिकल्टीज हर एक जॉब की। और इनसे एसोसिएटेड प्रॉफिट को मैं रो लिख दूंगा। तो क्या है, 10 20 30 40 एंड 50, ये हो गए इनसे एसोसिएटेड प्रॉफिट्स। और अब वर्कर्स जो हमें दे रखे हैं, वर्कर्स क्या थे, 4 5 6 एंड 7। सो ये थी डिफिकल्टीज हर एक वर्कर की, मतलब ये कैपेबिलिटी है कि जैसे अगर ये वाला वर्कर है तो इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ 4। मतलब ये कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है जिनकी डिफिकल्टी 4 और 4 से कम है। तो मतलब या तो ये 2 वाली ले लेगा जॉब या फिर 4 वाली। तो अगर ये 2 वाली लेता है तो इसका प्रॉफिट क्या बनता है, 10, राइट। और अगर ये लेता है 4 वाली जॉब तो इसका बनता है 20, और कोई जॉब ये ले नहीं सकता। तो फिर अगर नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 5 वाले पे, तो इसका क्या हिसाब है
कि ये कौन कौन सी जॉब्स टेक ओवर कर सकता है। यही 2 और 4, 2 वाली या फिर 4 वाली। तो इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है? 10 हो सकता है या 20 हो सकता है। नेक्स्ट कम 6। 6 की कैपेबिलिटी के हिसाब से 2, 4 एंड 6 वाली जॉब्स वो पिक कर लेगा। इनके प्रॉफिट्स हैं 10, 20 एंड 30। 20 एंड 30। फिर आते हैं 7। 7 कौन सी ले सकता है सिमिलरली? 2, 4 एंड 6 वाली। तो इसका भी क्या प्रॉफिट बनेगा? 10, 20, 30। तो आउट ऑफ, अब जैसे जितने भी ये पैसे कमा सकते हैं ये इंडिविजुअली वर्कर्स, तो इसमें से सबसे महंगे वाले पे ही जाएंगे ना, जिसपे सबसे ज्यादा रेट मिल रहा होगा, प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो 20 वाला पिक करेंगे। ये नेक्स्ट वाला भी 20 पिक करेगा। सिमिलरली 6 वाले जिसकी कैपेबिलिटी है वो 30। 7th वाला भी 30 की पिक करेगा। तो इन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 20 + 20, 40। 30 + 30, 60। 40 + 60, 100। तो टोटल प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 100। और यही शायद आंसर है वहां पे दिया हुआ। 100 ही है इसका आंसर। राइट। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि आंसर आ रहा है 0। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि वर्कर फर्स्ट वाले की कैपेबिलिटी है 40, और 40 से नीचे वाला कोई काम ही नहीं है। 25 वाले भी हैं फिर। 25, 25, तो 25 से नीचे भी कोई काम नहीं, तो कुछ काम इन्होंने किया ही नहीं। इस कारण से जो टोटल प्रॉफिट रहा वो रहा 0। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को, अगर ध्यान दिया जाए। एक तो हमने लगाई है अभी ब्रूट फोर्स, कि पहला पकड़ो, पहला वर्कर पकड़ो, उसकी कैपेबिलिटी चेक करो और जाकर सारे एरे के अंदर ढूंढना शुरू कर दो। अगर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इज n और वर्कर्स इज m। अगर टोटल जॉब्स हैं n और वर्कर्स हैं m, तो हर एक के लिए जाकर सब में सर्च करेंगे और उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे और देन असाइन करेंगे। एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, कब तक करते रहेंगे? क्योंकि m वर्कर्स हैं तो m टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? TC is O of n मल्टीप्लाइड बाय m। तो कंस्ट्रेंट्स जाकर चेक करते हैं, विल इट वर्क और नॉट। सो n एंड m दोनों ऑलमोस्ट 10⁴ हैं। मतलब n की भी वैल्यू 10⁴ हो सकती है और m की भी वैल्यू 10⁴। सो हम 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 10⁸ तो इनका क्या बन के आ रहा है? 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁴, विच कम्स आउट टू 10⁸। सो होपफुली शायद ये हो जाना चाहिए। मैंने नहीं करके देखा है ब्रूट फोर्स को रन, लेकिन यू कैन डू इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या सच में ब्रूट फोर्स काम भी कर रही है इस पे। तो ये ब्रूट फोर्स को छोड़ते हैं, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। एन मल्टीप्लाई बाय एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसका थोड़ा कुछ बेटर वर्जन देखते हैं कि हम कहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सो इसी को मैं उठा लेता हूँ, यही वाला केस। हम क्या करेंगे, अभी जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड वे में ही दे रखी हैं चीज़ें। तो डिफिकल्टी बिकम्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। प्रॉफिट बिकम्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। वर्कर्स भी हमें सॉर्टेड वे में ही दिए हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं ना हर बार दिए होंगे। वर्कर्स कैसे दे रखे हैं? 4, 5, 6, 8। ठीक। मैं क्या करूंगा, पहली बात है मैं इसको एक पेयर बना दूंगा। ध्यान से देखना, ये है प्रॉफिट। इस चीज को मैं एक पेयर बना दूंगा, फिर नेक्स्ट वाले को भी एक और पेयर बना दूंगा। इसी तरीके से मैं सब पेयर्स बना दूंगा। देन इन पेयर्स को मैं ऐड कर दूंगा एक एरे लिस्ट में। आफ्टर एडिंग देम इन एरे लिस्ट, मैं क्या करूंगा, इन सबको आपस में सॉर्ट कर दूंगा। किस बेसिस पे? सबसे पहली बात है असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर। और किस बेसिस पे होगा? पहला होगा कि डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी, पहली कंडीशन ये है कि
छोटे से बड़ी तक जाए। और दूसरी चीज क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी बराबर आती है तो प्रॉफिट बड़े वाला पहले आए, या फिर सही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, आंसर सही आएगा। जैसे भी कर लेना, मतलब प्रॉफिट बड़े से छोटे तक जाए या छोटे से बड़े तक जाए, तो इट्स ऑल योर विश। लेकिन डिफिकल्टी जो है वो छोटे से बड़े तक ही जानी चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, इतनी चीज को। फिर करेंगे हम वर्कर्स को भी सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सॉर्टेड वे में दिए गए हों। ये हो सकता है कि किसी की कैपेबिलिटी यहाँ पे पहले 10 होती, वो 10 वाला पहले आ जाता। लेकिन हम यही ध्यान रखेंगे कि ये ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इन दोनों को ही सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंटर रखेंगे ये यहाँ पे। अब हमें जब पता लग गया ये सॉर्टेड है, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या काम करेंगे, एक मैक्स वेरिएबल बना लेंगे। मैक्स वेरिएबल बना लेंगे, इसमें क्या अभी वैल्यू है 0, कि अभी इनिशियली प्रॉफिट क्या है 0। अब क्या करना शुरू करेंगे, फॉर दिस फर्स्ट वर्कर जिसकी कैपेबिलिटी है 4, आइट्रेट करते जाएंगे इस एरे पे। कब तक, जब तक कि जो डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे दे आर लेस देन दिस वर्कर्स कैपेबिलिटी। क्लियर। सो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, और मैक्स में क्या स्टोर कराते जाएंगे, ये जो प्रॉफिट रहेगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी रास्ते में हमें मिलेगा। तो हो सकता था यहाँ पे जैसे 80 होता, तो 80 सिर्फ 2 वाला ही हम फिर वर्क करवाते हैं ना यहाँ पे, लेकिन अभी है 10, ये वाला केस लेकर चलते हैं। सो जब हम यहाँ पर इसको जे पॉइंटर नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं आई। जब आई इज ऑन 0, जे इज ऑल्सो ऑन 0, तो चेक करेंगे क्या जे की जो डिफिकल्टी है इज इट लेस देन आई और नॉट। जी हाँ, लेस देन है, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे 10 से। 10 से इसको कर दिया हमने अपडेट। नेक्स्ट पर जाते हैं, ये आई तो भी सेम ही रहेगा। अब जे को आगे मूव करेंगे सिर्फ। जे आ गया यहाँ पर 4 पे, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू आई। जी हाँ बिल्कुल। तो इसका एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है 20। चेक करेंगे मैक्स के साथ, अपडेट कर देंगे इसको 20 के साथ। अब एक हम बना लेते हैं आंसर वेरिएबल। आंसर वेरिएबल क्या करेगा, सभी के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे आंसर वेरिएबल में। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंटर पे आ गए हम 6 पे। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ दिस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 6 और नॉट, जो कि नहीं है। यहां से आय को नेक्स्ट मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये मैक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर साइन कर देंगे 20 प्लस। ये तो होगी फर्स्ट वाले के लिए। अब करेंगे इसको आगे मूव, आई को, आई आ गया यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं, जब आई आ गया फर्स्ट पोजीशन पे और जे है सेकंड पोजीशन पे विच इज 6, वी विल चेक इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और नॉट, जो कि नहीं है। फिर क्या करेंगे, जो मैक्स में ऑलरेडी आंसर था, तो हम यही कहेंगे ना कि यार जैसे अगर 4 के लिए बेस्ट जॉब कौन सी थी जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट लाए, वो थी ये वाली 20 वाली। अब 5 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 5 के पास भी दो ही तो ऑप्शन अवेलेबल थी, 2 और 4। लेकिन यहाँ पर बेस्ट प्रॉफिट कौन दे सकती थी, 4 वाली ही दे सकती थी ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसको 20 ही ऐड कर देंगे, और इसका जो पॉइंटर है उठाकर आगे ले जाएंगे आई का। अब चेक करेंगे कि इज 6 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये वाला 6। तो हाँ बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, ये वाला प्रॉफिट जो है 30 वाला, इसमें कर सकते हैं अपडेट। अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट जाएंगे यहां से 8 पे। इज 6 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 8, नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो 30 थी वैल्यू मैक्स वाले की, यहाँ पर अपडेट कर देंगे और इसको उठाकर आगे ले जाएंगे। अब इसको जब उठाकर आगे ले आए, देन चेक करेंगे क्या ये 8 है जो,
इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 8? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये 4 5 6, अच्छा 8, 4 5 6 8 नहीं है। सो 7 था यहाँ पे, 7 था। तो 8 के लिए भी ऐसे ही चेक कर सकते हो, अगर 8 होता तो यहाँ से उठा के इसको 40 कर देते, यहाँ पे 40 ऐड हो जाना था। समझे? लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, क्योंकि अपडेट नहीं हो सकता तो 30 ही होगा। इसी तरीके से अब जब सब पे आइटरेट हमने कर लिया, सब वर्कर्स पे, तो इस सब का जो एडिशन होगा वो आंसर में पड़ा होगा, और आंसर को हम करा देंगे रिटर्न, विच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 100। अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है? हमने इसको सॉर्ट किया, इसकी थी n log ऑफ n, प्लस इसको सॉर्ट किया, इसमें m एलिमेंट्स थे, m log ऑफ m। उसके बाद ये था काम किया, प्लस फिर तो 2 पॉइंटर अप्रोच ही लगाई, n पूरा था और m, n प्लस m की ऑलमोस्ट। तो n प्लस m की थी 2 पॉइंटर अप्रोच। तो एट द एंड सब कुछ ये कर कराने के बाद, ये लास्ट में n log ऑफ n प्लस m log ऑफ m ही रह जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो उम्मीद करता हूँ ये वाली अप्रोच समझ में आई होगी। अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड करते हैं इसका। और सबसे पहले हम करेंगे, एक हम पेयर क्लास बना लेंगे। सो पेयर क्लास बनाते हैं, क्लास पेयर। और क्योंकि इसके ऊपर हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि एक डिफिकल्टी थी, एक था प्रॉफिट एसोसिएटेड। पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, पेयर इंट डिफिकल्टी इंट प्रॉफिट, दिस डॉट डिफिकल्टी इज इक्वल टू डिफिकल्टी एंड दिस डॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इतना हुआ। अब एक चीज है कि यहाँ पर क्योंकि हमने इसकी सॉर्टिंग करनी है पेयर की, तो इम्प्लीमेंट्स भी लगेगा ना, कंपेरेबल कंपेरेबल पेयर टाइप का। अब इतना काम हुआ, तो हमें एक और चीज करनी पड़ेगी जो कि है कंपेयर टू फंक्शन, पब्लिक इंट कंपेयर टू और पेयर ओ, सिंपली रिटर्न दिस डॉट डिफिकल्टी माइनस ओ डॉट डिफिकल्टी। दूसरे फैक्टर पे करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर दोनों बराबर आते हैं, जैसे अगर किसी की डिफिकल्टीज आपस में बराबर आती हैं, तो जैसे मर्जी करो वो आंसर सही आएगा। मतलब आप चाहे पहले असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट को कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, इट विल स्टिल बी सेम। तो जरूरत नहीं है उसको करने की, इसीलिए मैंने भी नहीं किया। ठीक है, तो हमारे पास ये पेयर क्लास बन गई। इसका मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, इतना लंबा कहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट को कर दिया प्रो, वर्कर्स को कर दिया डब्ल्यू। ठीक। एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। किस टाइप की है? पेयर टाइप की है। एल एस टी इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक। एक एन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि है डिफिकल्टी डॉट लेंथ, और लगाएंगे फॉर लूप सो दैट एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। लिस्ट डॉट ऐड इज इक्वल टू न्यू पेयर। अब पेयर के अंदर क्या ऐड करना है? सबसे पहले जाएगी डिफिकल्टी, फिर जाएगा प्रॉफिट। सो डिफिकल्टी ऑफ आई एंड प्रॉफिट ऑफ आई। तो ये चीजें चली गई इसमें। एंटर कराने के बाद सिंपल कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगा देंगे लिस्ट पे। ठीक है, कर दिया। अब हमें वर्कर्स को भी सॉर्ट करना था, राइट? वर्कर्स को भी सॉर्ट कर देते हैं। वो लगेगा एरेज डॉट सॉर्ट डब्ल्यू। कर दिया। अब एक इन पॉइंटर्स बनाने थे दो, ध्यान से देखा जाए तो क्या कर रहे थे, ये आई और जे पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे ना, और फिर कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी जिससे कि आगे इन पॉइंटर्स को हम मूव करा सकें। तो वही करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। एक m नाम से वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, m इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लेंथ। ठीक।
एक बनाएंगे आंसर वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा हर एक वर्कर का प्रॉफिट। ठीक। एक बनाएंगे मैक्स वेरिएबल जो कि अब तक का मैक्सिमम स्टोर करके रखेगा। एक मैक्स वेरिएबल भी तो बना रहे थे, ये देखो, यहाँ पर हमने एक मैक्स वेरिएबल बनाया था। ये मैक्स वाला था जिसके अंदर हम अपडेट कर रहे थे। एक यह था आंसर वेरिएबल। और थे हमारे पास आई और इधर था जे। सॉर्टिंग हमने कर दी हुई है इसकी, पेयर्स फॉर्म में हमने ऐड कर दिया। तो सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। बस अब हमने इसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करना है। तो उसको देखते हैं। तो एल्गोरिदम क्या अप्लाई करेंगे? वाइल लूप लगाएंगे। वाइल, अब सबसे पहले हर एक हमने वर्कर पे जाना था ना, तो उसके लिए आई इज फॉर वर्कर, आई इज लेस देन एम, ये हुआ। अब जे किसके लिए था? जे था जब हम आइटरेट कर रहे थे जॉब्स के ऊपर। तो वाइल जे इज लेस देन एन एंड आई इज ऑल्सो लेस देन एम, एंड एक जो कंडीशन चेक कर रहे थे कि क्या जो कैपेबिलिटी है एक वर्कर की, इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिफिकल्टी ऑफ द जॉब, यही कर रहे थे ना चेक। तो तब तक ये लूप चलता जाएगा। तो क्या लगाएंगे इसके ऊपर? इफ लिस्ट डॉट गेट जे डॉट डिफिकल्टी इज लेस देन इक्वल टू जो वर्कर की कैपेबिलिटी है। वर्कर किससे कर रहे थे? आई से कर रहे थे। ठीक है। ओके। सो अगर ऐसा होता है तो मैक्स को अपडेट करेंगे इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। और मैक्स के अंदर दूसरी कंपेयरिंग क्वांटिटी कौन सी थी? वो थी लिस्ट डॉट गेट जे डॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही तो करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? जॉब्स को इंक्रीज करेंगे। तो जॉब्स को इंक्रीज किया जे प्लस प्लस। ठीक है। इतना होने के बाद आंसर प्लस इक्वल टू मैक्स, क्योंकि ये एक काम किसके लिए हो रहा था? ये पहले वर्कर के लिए हो रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से दूसरे वर्कर के लिए फिर आएगा वापस, फिर तीसरे के लिए आएगा। तो हर एक वर्कर के लिए हमें मैक्स तो चाहिए था ना, कि उसको यार कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट असाइन किया जाए। तो ये वही काम किया कि आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस मैक्स। ये काम कर दिया। अब हमें क्या करना है? जब एक वर्कर का काम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वर्कर पे चलो, तो आई प्लस प्लस। इतना होने के बाद ये हमारा सारा एल्गोरिदम हमने लिख दिया। और इसको करते हैं सिंपली रिटर्न आंसर। लेट्स सी दिस। सही चल रहा है। तो इसको करके देखते हैं। रन एक्सेप्टेड आ रहा है। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर कर देखें, तो जैसे कि हमने बताई थी एन लॉग एन प्लस एम लॉग एम। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।